वेलकम ऑल। आज अपने इस कोर्स में सर्टिफिकेट कोर्स इन जीएसटी में हम लोग समझने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लीडिंग टुवर्ड्स जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि कैसे डिफरेंट चेंजेस लाने पड़े हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में। एक कॉमन बात मैं सभी को बताऊंगा और जो एडवोकेट्स लॉयर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता होगा कि आप कोई भी एक्ट, चाहे वो जीएसटी एक्ट बनाएं, चाहे क्रिमिनल लॉ बनाएं, चाहे आप सिविल एक्ट बनाएं, वो एक्ट या वो रूल चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करे या स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम करे, क्या होगा कि उससे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अनुरूप होना है। लेट्स टेक एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि कोई एक स्टेट है, उसने एक रूल फ्रेम किया, एक एक्ट फ्रेम किया और उसने आर्टिकल 14 का, जिसमें आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ, उसके अगेंस्ट जाके ये रूल जा रहा है, तब क्या होगा? तब उसे सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोग चैलेंज करेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट बाय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू उस पूरे के पूरे एक्ट को क्या कर सकता है? उस पूरे एक्ट को इनवैलिडेट कर सकता है। तो हर एक एक्ट, चाहे फ्रेम किया गया हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे फ्रेम किया गया हो राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो संविधान के अनुरूप होना चाहिए। जो संविधान में चीजें हैं उसके साथ ही चलेगा। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो वो रूल, वो एक्ट, वो ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। लेट्स कम टू आवर टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लीडिंग टुवर्ड्स जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। तो क्या क्या चेंजेस लाने पड़े? सबसे पहले आप ये समझिए कि जब जीएसटी से पहले क्या था, स्टेट्स के पास भी पावर दिए गए थे रूल फ्रेम करने के लिए, लॉ फ्रेम करने के लिए, टैक्सेशन के लिए। हमने अपने पिछले क्लासेस में देख लिया है और आप बेखूबी चीज को जानते हैं। कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य, कोई सरकार इस पूरी दुनिया में बिना टैक्सेशन के गवर्न कर ही नहीं सकता। जब पैसा ही नहीं आएगा तो वो कैसे अपने सब्जेक्ट्स को रूल करेगा, उसके वेलफेयर का सोचेगा या अपने एनिमी से रक्षा करेगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी के लिए डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एक्ट्स को फ्रेम करने का पावर या तो सेंटर के पास था या तो स्टेट्स के पास था। लेकिन जब हमने सोचा, इस देश ने सोचा कि एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम लाया जाए जो ज्यादा फेयर हो, ज्यादा कंप्लायंसेस इजी हो उसमें करना, और व्यापारी के नजरिए से आसान हो, और टैक्स जो हमारे कॉमन पीपुल हैं कहीं ना कहीं उन्हें महंगाई से राहत मिले, तब हमने कई चेंजेस अमेंडमेंट किए। किसमें? अपने संविधान में। आज के सेशन में हम वही पढ़ेंगे और आपका ये सर्टिफिकेट कोर्स इन जीएसटी में आपको ये चैप्टर फाउंडेशन चैप्टर्स है, जिसमें आपको नॉलेज होता है कि कैसे एक्ट्स को लाया जाता है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव प्रियम्बल क्या होते हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि फाउंडेशंस को पढ़ना इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर कोई नोटिस मिल जाए तो यही हमें मदद करते हैं, यहां से हमें इंटेंशन दिखाना पड़ता है। तो आइए, आर्टिकल 265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि नो टैक्स टू बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई अंगू चंगू पंगू टैक्स इस देश में नहीं ले सकता है जब तक कि उसे ये अधिकार संविधान के द्वारा, एक अथॉरिटी ऑफ लॉ के द्वारा प्रदान नहीं किया जाए। The power to levy tax and duties by the state government or central government has been laid down in the Constitution. Further, Article 265 prohibits the state government or the central government from levying or collecting any tax except by authority of law. मतलब बहुत ही क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। किस पे? राज्य सरकारों पे, केंद्र सरकार पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे। क्या आप किसी भी तरह का टैक्स वसूल नहीं सकते हैं? पहले तो लगा ही नहीं सकते हैं, फिर कलेक्शन की बात तो आती ही नहीं है जब तक कि इसके लिए अथॉरिटी ऑफ लॉ आपके पास नहीं है। और ये अथॉरिटी कहां से मिलता है? तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 265 आपका रिस्ट्रिक्शंस भी देता है और पावर भी कन्फर करता है स्टेट्स पे और यूनियन पे कि आप टैक्स तभी ले सकते हैं जब उसका अथॉरिटी दिया गया है। आर्टिकल 246 जो है
कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बताया गया है पावर ऑफ यूनियन, यूनियन मतलब सेंटर, केंद्र सरकार, एंड स्टेट टू मेक लॉ, क्योंकि हर एक स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए कुछ लॉ की जरूरत होगी है। तो ये पावर कहां से आता है उनके पास? ये पावर आता है आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कहा इसमें जाता है कि डिस्ट्रीब्यूट्स लेजिस्लेटिव पावर। आप अगर जानते होंगे तो अगर गवर्नमेंट, पूरी गवर्नमेंट को देखा जाए, 3 ऑर्गन उसमें होते हैं। 3 ऑर्गन का नेमली अगर आप देखिएगा कैसे हैं, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मतलब 3 ऑर्गन होते हैं किसी भी गवर्नमेंट में। अगर ये गवर्नमेंट है, एक होगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर को गवर्न करते हैं और तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर होता है। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? ड्राफ्ट करना लॉ को, रूल्स को, एक्ट, जैसे किसी कानून को लाना है तो इसे ड्राफ्ट करना, इसे बनाना कहां का काम है? लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? अगर स्टेट के रूप में देखें तो हमारा असेंबली, जैसे विधानसभा। अगर केंद्र के रूप में देखें तो पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट में जो एमपी बैठेंगे और स्टेट्स में जो एमएलए बैठेंगे, उनका काम मेन क्या है? लेजिस्लेशन का मतलब कानून को ड्राफ्ट करना, ऑर्डिनेंस को ड्राफ्ट करना, रूल्स को ड्राफ्ट करना। उसके बाद एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है? जो लॉ यहाँ से ड्राफ्ट हो जाए इसका इम्प्लीमेंटेशन करना, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स, डीएम, आईएएस, एसपी, इनका क्या है? एसपी का काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना। आज के डेट में देखिएगा बीएनएस या बीएनएसएस, इसको इम्प्लीमेंट करना सही ढंग से। जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम एकदम सेपरेट है। एक तो जो लॉ ड्राफ्ट हो रहा है, जुडिशरी का काम देखना ये है, ये जो लॉ है क्या ये संविधान के अनुरूप ड्राफ्ट हुआ है? क्या कोई एक्ट एक्सेसिवनेस अपने सब्जेक्ट्स पे कर रहा है? क्या जो प्रोसीजर सेट्स किए गए हैं एक्ट में या उसके बाद रूल्स में, क्या वो सही ढंग से कि उसको अनुपालन करते हुए किसी के साथ किया जा रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे एक टैक्स कमिश्नर ने किसी टैक्स पेयर मतलब बिजनेसमैन को 50 लाख का नोटिस दे दिया एक छोटी सी गलती के लिए, तब भी से जुडिशरी में, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो हो सकता है हमें रिलीफ मिल जाए। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होता है। तो आर्टिकल 246 क्या देता है? पावर, लेजिस्लेचर का पावर देता है स्टेट्स को और सेंटर्स को, कि आप ड्राफ्ट कर सकते हैं रूल्स या एक्ट अपने हिसाब से। इनका पावर जो बटा हुआ है शेड्यूल 7 हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई शेड्यूल्स हैं, उसी में शेड्यूल 7 में आपको लिस्ट मिलेगा किस किस सब्जेक्ट मैटर पे कौन कौन लोग लॉ बना सकते हैं। जैसे कि लिस्ट 1 में जो भी मटेरियल होगा, जो भी एंट्री होगा, उस पर अगर किसी को लॉ बनाना है तो वो अकेले पावर यूनियन के पास है। मान लीजिए डिफेंस का मामला, तो इसका जो एंट्री है वो लिस्ट 1 में है। इसमें जो भी रेगुलेशन बनाया जाएगा वो मात्र केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जा सकता है। मान लीजिए महाराष्ट्र, क्या कोई लॉ ड्राफ्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि एक लिस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइज कर दी गई कि आप इस सब्जेक्ट मैटर पे ही लॉ, रूल्स, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट अगर है वो लिस्ट 1 में है शेड्यूल 7 के। लिस्ट 2 में क्या है? स्टेट का सब्जेक्ट मैटर, और कंकरेंट लिस्ट 3 में। इसका मतलब ये सारे सब्जेक्ट मैटर का डिवीजन है कि लिस्ट 1 में जो लोग होंगे, जो लिस्ट 1 में जो भी एंट्री होगी उस पर जो लॉ बनाने का पावर होगा वो केंद्र सरकार के पास होगा। अब जो लिस्ट 2 में एंट्रीज है उसमें जो भी एंट्री है उस पर लॉ अगर बनाना है तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के पास पावर है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर है। ठीक है, ये आपको आर्टिकल 246 बताता है। अब आइए अमेंडमेंट्स मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन कंटेक्स्ट ऑफ जीएसटी। आप सभी को पता है कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाने थे। कंसीडरिंग द फैक्ट्स दैट goods and services tax is a new and a unique levy where both central and state government are allowed to simultaneously tax the same transaction। आप देखते हैं जब बिल पे
अगर इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, तो CGST SGST एक साथ लगता है। मतलब सरकार, केंद्र सरकार का भी GST लग रहा है और साथ में राज्य सरकार का भी लग रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, एक ही समय में एक ही वस्तु पे केंद्र भी लगा रहा है और राज्य सरकार भी लगा रही है। तो ये यूनिक मॉडल लाने के लिए आपको जो एंट्री था शेड्यूल 7 में, लिस्ट 1, 2, 3 में, उसे क्या करना पड़ता, अमेंड करना पड़ता। इट रिक्वायर्ड स्पेशल प्रोविजंस टू बी इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग फॉर सच लेवी। Moreover, the GST was the subsume the plethora of existing taxes। भाई जब GST आ रहा था उससे पहले भी तो वही कई टैक्सेस थे, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के कई टैक्सेस थे, स्टेट गवर्नमेंट के कई टैक्सेस थे, इन सारे को सबस्यूम कर जाना था, जीएसटी के पहले में समा लेना था। एंड ड्यूटीज लेवी बाय बोथ द गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट। देयरफॉर द अमेंडमेंट्स वेर आल्सो रिक्वायर्ड इन द स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट कंटेन्ड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पहले से लॉ बनाने का पावर दिया था, उस हिसाब से कई स्टेट्स ने, डिफरेंट लॉ बनाए। उसी प्रकार से केंद्र सरकार ने लॉ बनाए टैक्सेशन से रिलेटेड। अब वक्त आ चुका था इन सारे लॉ को खत्म करके, सबस्यूम करके एक अकेला वन नेशन वन टैक्स, जो कि जीएसटी होने वाला था। तो सबसे अमेंडमेंट्स, तो इसी में द रिक्वेस्टिंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन मेड व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट, 101st अमेंडमेंट 2016, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101, जिसको 2016 में लाया गया। द चेंजेस हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग वे। क्या क्या डाला गया, इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल, नेमली आर्टिकल 246, 269, आर्टिकल 279। हम लोग डीप में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 246A, 269A और 279A क्या है और क्यों जीएसटी में इसको लाने से पहले संविधान में अमेंड करके डाला गया। अमेंडमेंट्स ऑफ यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट कंटेन इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डिलीटिंग और मॉडिफाइड सर्टेन एंट्रीज। जो मैंने बताया कि लिस्ट 1 में जो सेंटर के पास यूनियन लिस्ट था और स्टेट्स के पास स्टेट लिस्ट था, लिस्ट 2 में 7th शेड्यूल में, उसमें भी कुछ एंट्रीज को डिलीट करना था, कुछ को मॉडिफाई करना था। एंड चेंजेस अंडर दिस इज व्यू द चेंजेस क्लॉज 1 and 2 अबव। अब 246 का क्या पर्पस था? आर्टिकल 246 अब ग्रांट कंकरेंट पावर, मतलब स्टेट प्लस सेंटर, concurrent power to the parliament and the state legislature to make laws on the GST. Let's take example, जैसे कि CGST किसका है? पार्लियामेंट का है। स्टेट लेजिस्लेचर में बिहार है तो बिहार GST, तो BGST प्लस CGST, तो कॉन्करेंट लगा। महाराष्ट्र होता तो MGST हो जाता, तो कॉन्करेंट पावर लगा। मतलब अब एक ही सब्जेक्ट मैटर पे केंद्र सरकार भी लॉ बनाएगा और राज्य सरकार भी लॉ बनाएगा। तो ये कहां से आया पावर? ये आर्टिकल 246A के अमेंडमेंट से इंसर्शन जो हमारे संविधान में किया गया, इसके बाद ये पावर मिल गया कि कंकरेंट पावर है पार्लियामेंट का भी और स्टेट लेजिस्लेचर का, किस चीज को? लॉ बनाने का जीएसटी पे। सब क्लॉज 1, बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट ऑन जीएसटी। द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन जीएसटी इन द केसेस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। मान लीजिए बिहार का मामला अगर है, तब तो यहां पे बिहार सरकार के पास ताकत है कि वो एक लॉ बना लेगी बीजीएसटी। केंद्र सरकार का मामला है तो सीजीएसटी, क्योंकि केंद्र को भी यहां पावर मिलता है पार्लियामेंट को, तो सीजीएसटी। लेकिन अगर ट्रेड बिहार से महाराष्ट्र में हो गया तो स्टेट को क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट ट्रेड। यहां पे अगर कोई रूल्स बनाना है या लॉ बनाना है तो इसका एक्सक्लूसिव पावर किसको दिया गया? वो दिया गया सेंट्रल को, क्योंकि कई स्टेट्स का स्टेक है ना। अब आपने माल खरीदा हरियाणा से तो देयर इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ है तो यहां पे जो रूल्स फ्रेम होंगे, जो लॉ फ्रेम होंगे, उसका एक्सक्लूसिव पावर आर्टिकल 246A के द्वारा सब क्लॉज 2 में लिख दिया गया है। इसके पास है पावर, वो सेंटर के पास है। उसी तरह से 269A आया, डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम इंटर स्टेट
ट्रेड एंड कॉमर्स, जो एग्जाम्पल पहले था कि बिहार से गुड्स का ट्रांसफर महाराष्ट्र में हुआ, तो दिस इज कॉल्ड अ इंटर स्टेट ट्रांसफर। दो स्टेट हैं और आपको पता है कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे रूल्स या लॉ बनाने का पावर किसका है? सेंट्रल का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो इनके बीच में जो रेवेन्यू शेयरिंग का पावर आएगा या मेथोडोलॉजी होगा वो 269A में होगा। रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इंटरस्टेट सप्लाई इंक्लूडिंग इंपोर्ट्स इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। मतलब अगर बिहार से महाराष्ट्र में गया है तो ये जो पैसा अगर 100 रुपए आए हैं तो 100 रुपए डिवाइड किस में होंगे? एक बिहार में, महाराष्ट्र में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये आया 269A से। इसके बाद आर्टिकल 366 में आया 12A का प्रोविजन, जिसका प्रोविजन था प्रोवाइड्स अ डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। आर्टिकल 366 में 12A का ये डेफिनेशन दिया, जीएसटी एज एन टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसको हम लोग बहुत डीप में देखेंगे। ये एक टेबल है, आप समझ लीजिए, जिसमें रिपील्ड सेंट्रल एंड स्टेट लॉज हैं। सेंट्रल एक्साइज एक्ट किस तरह के थे? एक्साइज ड्यूटी एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक गुड, सीजीएसटी एक्ट बन गया, ये सबस्यूम कर लिया गया। सर्विस एक्ट जो था वो किस में आ गया? सीजीएसटी एक्ट में आ गया। उसी प्रकार से एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज एक्ट, ये भी सीजीएसटी में आ गया। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, एक्साइज ड्यूटी सीजीएसटी में आ गया। एंट्री वैट एक्ट, एंट्री टैक्स, ये सारा कुछ रिस्पेक्टिव एसजीएसटी में। जैसे कि महाराष्ट्र का जो वैट होगा वो अब महाराष्ट्र जीएसटी कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर तमिलनाडु का वैट होगा तो वो अब टीजीएसटी, सॉरी, तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहलाएगा। मतलब सारे टैक्स अब जीएसटी में क्या हो गए? सबस्यूम कर गए। अब रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल जो 279 में है, इसके 279 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का निर्माण किया गया। जैसा आपने देखा कि जब इंटर स्टेट ट्रेड होगा, दो राज्यों के बीच में ट्रेड होगा, तो अब उसमें जो रेवेन्यू शेयरिंग का पावर है वो कहां पे है? वो जीएसटी के सेंट्रल के पास है। अब सेंट्रल ने इसके लिए क्या किया? एक बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का निर्माण किया गया, जिसका नाम हम लोग हमेशा सुनते होंगे जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। हम लोग डीप स्टडी करेंगे जीएसटी काउंसिल और अभी तक के उसमें कैसे 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 उसका फंक्शनिंग है, मेंबर्स कौन होते हैं, ये सारा एक सेपरेट सेशन होगा। लेकिन समझिए थोड़ा सा कि जीएसटी काउंसिल को 279 में तो ये क्या बन गई? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब इसका काम क्या है? टैक्स रेट एंड एग्जम्पशन, रिकमेंडेड टैक्स रेट एंड एग्जम्पशन अंडर जीएसटी। अभी आप देखिएगा, जब हम बात कर रहे हैं तो सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को लेटर लिख रहे हैं कि जो 10,000 से ऊपर या कि जो भी टेक्सटाइल है उस पर टैक्सेस बढ़ने वाला है, 28% तक हो सकता है हो जाए, तो उसे नहीं बढ़ाया जाए। इससे जो लोग हैं उस पर गलत इफेक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ इंडस्ट्री पे इसका बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या है? पावर किसके पास है? जीएसटी काउंसिल के पास। रिकमेंडेशंस हुई है, माना नहीं माना जाएगा, ये जीएसटी काउंसिल लेगा फैसला। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोई ऑर्डर अगेंस्ट में आ गया, उसका अपील कैसे करना है, ट्रिब्यूनल में कैसे जाना है, ये सारा मैकेनिज्म कौन दिया है? जीएसटी काउंसिल। रेवेन्यू शेयरिंग फ्रेमवर्क, सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा देखिएगा पार्लियामेंट तक में हल्ला हुआ है। वेस्ट बंगाल बोलता है, तमिलनाडु बोलता है कि हमारा सेंटर बहुत ज्यादा पैसा रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जो पैसा इंटर स्टेट ट्रेड से आ रहा है, इंटर स्टेट, मान लीजिए महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जो व्यापार हुआ, इसका सारा पैसा तो चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सेंट्रल गवर्नमेंट है मालिक, सेंट्रल गवर्नमेंट है मालिक, वो डिसाइड करेगी प्रोपोर्शनलिटी कि आपको कितना देना है, तमिलनाडु को कितना देना है, महाराष्ट्र को कितना देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कितना रखेगी। डिसाइड अपॉर्चमेंट ऑफ जीएसटी रेवेन्यू फ्रॉम इंटर स्टेट ट्रेड। उसी तरह से स्पेशल प्रोविजन हैंडल टैक्स पॉलिसीज फॉर स्पेशल स्टेट्स। कुछ दिन पहले आप सेक्शन था जिसको हम लोग डीप देखेंगे, 16(4) का एक सेशन हुआ करता था सीजीएसटी एक्ट में, जिसमें था कि अगर आप नवंबर तक अपना फाइल, सितंबर तक फाइल नहीं करते रिस्पेक्टिव ईयर, फाइनेंशियल ईयर के बाद, तो वैसे आईटीसी आप नहीं लिए जाएंगे। तो कई क्लाइंट्स, मेरे खुद के 1-2 क्लाइंट के पास 2-2 सीआर का नोटिस आ गया, उन्होंने तो ले लिया था, वो सारा आईटीसी ब्लॉकेज। तो आप इसको हम लोग डीप में समझे, इसलिए मैं बस शॉर्टकट में जा रहा हूं। तो उन्हें 2-2
करोड़ तक का नोटिस दे दिया गया। यहां तक कि मेरा क्लाइंट ने बोल दिया कि सर मुझे आत्महत्या कर लेनी है, इतना पैसा मैं कैसे दूंगा, एक बार तो मैंने टैक्स दे चुका है, अब दूसरी बार मैं टैक्स कहां से दूंगा, बस इस ग्राउंड पे कि लेट फाइल किया है सारा का सारा टैक्स। और बाद में क्या हुआ कि निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी काउंसिल के बैठ में इसमें 16/4 में 16/5 और 16/6 आया, जिससे 17, 18, 19, 20, 18, 19 और लगता है कि 20 तक के जितने भी इस तरह के परेशान टैक्स पेयर थे उनको रिलीफ दिया। उनके ये जो पूरी की पूरी पॉलिसी है 16/4 का, जिसमें उनको दिया गया था नोटिस, DRC 7 इशू किया गया था, सब माफ किया गया। तो ये सारा डिसाइड कौन कर रहा है? जीएसटी काउंसिल। और इसका पावर आ रहा है कहां से? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का निर्माण किस सेक्शन से, आर्टिकल से हुआ? 279 से। आप टाइमलाइन देखिएगा तो आफ्टर रिसीविंग द प्रेसिडेंशियल असेंट ऑन 12 अप्रैल 2007, आपको पता है कि जब भी कोई भी एक्ट बनता है तो सबसे पहले बिल को प्रेजेंट करना पड़ता है किसी भी हाउस में, राज्यसभा में या लोकसभा में, उसके बाद वहां से पास होने के बाद दोनों हाउसेस प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो प्रेसिडेंशियल असेंट इनको 12 अप्रैल 2017 को मिल गया था जीएसटी को। उसके 1 जुलाई 2017 से ये पूरे इंडिया में इफेक्टिव हो गया। और साथ ही साथ हमारे पास CGST आ गया, उसके बाद आपका IGST आया, UTGST, और गवर्नमेंट के बीच में जो दोनों गवर्नमेंट है उनके बीच में शेयरिंग। तो ये बहुत ही क्रिस्प नॉलेज मैंने आपको दिया, इससे आप समझ जाइए कि कितना काम करना पड़ता है किसी एक एक्ट को इंप्लीमेंट करने से पहले। और ये सारा करना इसलिए पड़ा कि क्योंकि संविधान ने अपने सिटीजन्स के लिए, कहे कि हम लोग सब्जेक्ट मैटर हैं और हमारी रक्षा के लिए उसमें कई आर्टिकल्स दिए गए हैं कि कोई भी सरकार उठ के ऐसी टैक्स नहीं लगा देगी जब तक उसे अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ चेंजेस किया गया, अमेंडेड किया गया, इस तरह से पाथवे बना। और संविधान में जब चेंजेस ला दिए गए उसके बाद 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हमारे यहाँ इफेक्टिव हो गया। और आज सब हम लोग जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स इन जीएसटी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिशनर बन रहे हैं। तो इसके साथ ही सेशन में एंड करता हूं। कोई भी क्वेरी हो आप हमारे ईमेल पे, नीचे नंबर है, इस पे आप कॉल करें और अपने सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करते चले जाएं। थैंक यू।